आप सभी को मेरा नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ऑन ट्रेंडिंग एजुकेशन पे। तो दोस्तों, आज की जो मेरी टॉपिक होगी वो उत्तर प्रदेश स्पेशल होगा, यूपी स्पेशल से। ये यूपी स्पेशल आपके यूपी से संबंधित जो भी एग्ज़ाम्स हैं, यूपी ट्रिपल एस सी, यूपी पीसीएस या यूपी या आपकी यूपीएसआई या यूपी पुलिस, इन सब के लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा। तो आज हम अपनी टॉपिक में यूपी स्पेशल में ए टू जेड लगभग कंप्लीट करेंगे। तो वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी, आप लोग धैर्य बना करके देखें। और बिना अपने टाइम वेस्ट किए हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं यहाँ से। ये उत्तर प्रदेश संक्षिप्त अवलोकन है। उत्तर प्रदेश संक्षिप्त अवलोकन। इस संक्षिप्त अवलोकन में हम सबसे पहले प्रदेश के मंडलों की बात करेंगे। प्रदेश के मंडलों की बात करने के बाद हम चलेंगे विभिन्न उसके के मुख्यालय के नाम और संबद्ध जिलों की संख्या, किस किस में कितने कितने आते हैं। तो चलिए देखते हैं। आपके लखनऊ मंडल में जिलों की संख्या 6 है। लखनऊ, उन्नाव, बरेली, सीतापुर, हरदोई व खीरी लखीमपुर या लखीमपुर खीरी बोलते हैं। कानपुर में आएंगे आपके 6, कानपुर नगर, कानपुर देहात, इटावा, फर्रुखाबाद, कन्नौज और औरैया। फिर आपके मेरठ में आएंगे 6, जिलों की संख्या 6 है मेरठ में। तो मेरठ में आपके कौन कौन से हैं? मेरठ है, गाज़ियाबाद है, बुलंदशहर है, गौतम बुद्ध नगर है, बागपत है, हापुड़ है। ये आपके मंडल हैं। मंडल में जिलों की संख्या कितनी है और उनके सारे संबद्ध जिले कौन कौन से हैं, उनके नाम हैं। तो उसके बाद अयोध्या आता है। अयोध्या में कितने आते हैं? अयोध्या में 5 डिस्ट्रिक्ट आते हैं। सबसे पहले इनको मैपिंग से आपको देखना होगा, तो एक बार मैपिंग आप ज़रूर अपने आप को देखें, तो मैपिंग में आपको ज़्यादा हेल्प मिलेगा। तो अयोध्या में आपका पहला अयोध्या आएगा, फिर सुल्तानपुर, फिर बाराबंकी, फिर अमेठी, अम्बेडकर नगर। अलीगढ़ में आपके 4 ज़िले आते हैं, अलीगढ़, एटा, हाथरस, कासगंज। आगरा में आपके 4 आते हैं, आगरा, मथुरा, फिरोज़ाबाद, मैनपुरी। फिर वाराणसी में भी 4 आते हैं, वाराणसी, जौनपुर, गाज़ीपुर, चंदौली। गोरखपुर में भी 4 आते हैं, गोरखपुर, महाराजगंज, देवरिया और कुशीनगर। फिर नेक्स्ट में हम बढ़ते हैं। फिर क्या आता है? देवीपाटन। देवीपाटन में भी 4 आपके, गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती व बहराइच, ये आपके 4 आते हैं। बरेली में कौन कौन से आते हैं? बरेली में आपके है बरेली, बदायूं, शाहजहांपुर व पीलीभीत। मुरादाबाद में भी 5 आते हैं, मुरादाबाद, रामपुर, बिजनौर, अमरोहा व संभल। बार बार इनको देखना पड़ेगा कि किस मंडल में कितने हैं। सबसे अच्छा इनको मैप से तैयार किया जाए। सबसे पहले इनको पढ़ लिया जाए, पढ़ के फिर मैपिंग देखा जाए। फिर चित्रकूट धाम, प्रयागराज। प्रयागराज में 4 हैं, प्रयागराज है, प्रतापगढ़ है, फतेहपुर है, कौशाम्बी है। चित्रकूट धाम आपका है चित्रकूट, बांदा, हमीरपुर और महोबा। मिर्ज़ापुर में 3 डिस्ट्रिक्ट आते हैं। 3 डिस्ट्रिक्ट के नाम है मिर्ज़ापुर, सोनभद्र, भदोही। फिर नेक्स्ट पॉइंट है आपका आजमगढ़। आजमगढ़ में आपका आजमगढ़ है, मऊ है, बलिया है। ध्यान दीजिएगा, आजमगढ़ में आजमगढ़, मऊ, बलिया। बस्ती में आपका बस्ती है, सिद्धार्थनगर है, संत कबीर नगर है। झांसी में आपका झांसी है, ललितपुर है, जालौन। झांसी में आपके झांसी नीचे वाले पार्ट में आएंगे, तो झांसी, ललितपुर, जालौन। फिर सहारनपुर में आएंगे आपके सहारनपुर, मुजफ्फरनगर और शामली। तो ये आपके हो गए आपके मंडल और मंडल से संबद्ध जिले कौन कौन से हैं। फिर हम नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करें, कुछ इनके मतलब मुख्यालय हैं और इन मुख्यालयों के नाम जो हैं वो भिन्न भिन्न हैं। भिन्न भिन्न का मतलब इनके नाम थोड़ा सा जिले से इनका मुख्यालय अलग नाम पे है, उनको देख लेते हैं एक बार हम। तो पहला है अमेठी। अमेठी का मुख्यालय गौरीगंज है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। संत कबीर नगर है, संत कबीर नगर का आपका खलीलाबाद है। फिर गौतम बुद्ध नगर है, गौतम बुद्ध नगर का नोएडा है। फिर कौशाम्बी, कौशाम्बी का आपका मंझनपुर है। अंबेडकर नगर, अंबेडकर नगर का अकबरपुर है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कुशीनगर। कुशीनगर में आपका आता है, कुशीनगर का पडरौना है। कानपुर देहात का अकबरपुर माती है। यानी अंबेडकर नगर का आपका अकबरपुर और कानपुर देहात का अकबरपुर माती दोनों अलग अलग है। सिद्धार्थनगर का नौगढ़ है। सोनभद्र का रावर्ट्सगंज है। जालौन का उरई है, जालौन का उरई, जालौन का उरई। फर्रुखाबाद का फतेहगढ़ है और लास्ट में संभल, संभल का पवांसा है, संभल का पवांसा।
फिर आपके नगर निगम वाले हैं जिले, कितने नगर निगम हैं आपके, तो नगर निगम आपके टोटल 17 हैं। 17 में सबसे लास्ट में आपका शाहजहाँपुर बना है। शाहजहाँपुर यानी लखनऊ, आगरा, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी, मेरठ, गोरखपुर, बरेली, गाज़ियाबाद, अलीगढ़, मुरादाबाद, झांसी, सहारनपुर, फिरोज़ाबाद, अयोध्या और फिर आपका है मथुरा, वृंदावन, शाहजहाँपुर और उसके बाद है आपका अप्रैल में आपका 17वां शाहजहाँपुर बना है, 2018 में घोषित किया गया है 17वां नगर निगम। तो ये मेरे नगर निगम हो गए और इनके मुख्यालय के नाम हो गए, मंडल हो गए। फिर आते हैं कुछ नौ सृजित जिले आपके दिए गए हैं, इनके बारे में पढ़ते हैं, ध्यान देंगे। 9 सृजित जिले में आपके आएंगे महोबा है, जो कि महोबा कब बना है, मतलब नौ से हमीरपुर से महोबा बना है। अयोध्या से अम्बेडकर नगर कट के बना है। प्रयागराज से कौशाम्बी बना है। मुरादाबाद से अमरोहा बना है। अलीगढ़ और मथुरा से हाथरस बना है। बांदा से चित्रकूट अलग हुआ। गोंडा से बलरामपुर अलग हुआ। गोंडा से बलरामपुर 25/5/1997 में अलग हुआ है, ठीक है ना। वाराणसी से चंदौली अलग हुआ है। बहराइच से श्रावस्ती अलग हुआ है। फिर आपका है गाज़ियाबाद व बुलंदशहर से गौतम बुद्ध नगर अलग हुआ है, गौतम बुद्ध 97 में अलग हुआ। बस्ती व सिद्धार्थनगर से संत कबीर नगर। फर्रुखाबाद से कन्नौज। इटावा से औरैया। एटा से कासगंज। मुरादाबाद और बदायूं से संभल। गाज़ियाबाद से आपका है हापुड़। मुजफ्फरनगर से शामली और रायबरेली व सुल्तान से आपकी अमेठी है। इनको ध्यान रखना होगा आपका कि इनको कि लास्ट में जो आपका बना है कि जो आपकी रायबरेली व सुल्तानपुर से है, ये आपका 18वां है अमेठी। अमेठी 2013 बनी है। अमेठी पहले रायबरेली और सुल्तानपुर से इसका पार्ट था, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं हमारे प्रदेश के कुछ चिन्ह, राजधानियों के नाम, राजधानी कब कब से कहाँ कहाँ से बने हैं, इनके बारे में पढ़ते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्रदेश का नाम है 1836 से उत्तर पश्चिम प्रांत बना। फिर 1877 से उत्तर पश्चिम प्रांत और अवध बना है। फिर आपका आता है 1902 से आगरा, ध्यान दीजिएगा, 1902 से आगरा व अवध का संयुक्त प्रांत। 1902 से आगरा व संयुक्त प्रांत। फिर 1937 से केवल संयुक्त प्रांत बना। फिर 24 जनवरी 1950 से हमारा उत्तर प्रदेश नाम पड़ा, हमारे उत्तर प्रदेश का। मतलब कहने का कि जो हमारा उत्तर प्रदेश का नाम है वो 1950 से पड़ा है। फिर नेक्स्ट पॉइंट में हम देखते हैं प्रदेश की राजधानी। प्रदेश की राजधानी कब कैसे हुई है, ध्यान दें। प्रदेश की राजधानी आपकी 1836, मतलब जो प्रदेश की हमारी राजधानी है वो 1836 से आगरा, 1836 से आगरा। फिर आपका 1858 से प्रयागराज हो गया। 1858 से 1836 से लेकर के 1858 तक आपका आगरा रहा। फिर 1858 से लेकर के आपका 1921 तक आपका लखनऊ रहा है, सॉरी प्रयागराज रहा है। लेकिन 1921 से लेकर के 35 तक आंशिक रूप से हमारा लखनऊ रहा है। राजधानी की बात कर रहे हैं, हमारे प्रदेश का नाम ऊपर पढ़े हैं, राजधानी पढ़ रहे हैं। और यानी 1921 से हमारी लखनऊ को आंशिक बनाया गया था। और कब तक आंशिक रहा, 1935 तक। लेकिन 1935 में 1935 में हमारी जो लखनऊ राजधानी आज है उत्तर प्रदेश की, वो पूर्णतः हो गई 1935 से। 1935 से हमारी लखनऊ को राजधानी पूर्णतः घोषित कर दिया गया। फिर बात करेंगे आपका कि उत्तर प्रदेश का राज्य का गठन 24 जनवरी 1950, यानी उत्तर प्रदेश नाम से हमारा राज्य का गठन जो हो गया है वो 24 जनवरी 1950 में हुआ। फिर नेक्स्ट पॉइंट आती है आपकी कि उत्तर प्रदेश का पुनर्गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये कि राज्य का पुनर्गठन 1956 को, राज्य विभाजन 9 नवंबर 2000, जो 13 जिलों को काटकर, कितने जिलों को काटकर भैया, तो 13 जिलों को काटकर बना है कौन, उत्तराखंड बना, 13 जिलों को काटकर। फिर नेक्स्ट पॉइंट है प्रथम राजकीय भाषा घोषणा की गई अक्टूबर 1947 में देवनागरी लिपि में हिंदी, यानी हिंदी को 1947 में दर्जा दे दिया गया राजकीय भाषा का। लेकिन सभी कार्यालयों में इसको अनिवार्य कर दिया गया कब, 1968 में। कब बात की गई, 1968 में। द्वितीय राजकीय भाषा
द्वितीय राजकीय भाषा, तो हमारा द्वितीय राजकीय जो भाषा है वो 89 में उर्दू बना है। राजकीय पशु हमारा बारहसिंगा है। राजकीय पक्षी हमारा सारसंक्रोंच है। फिर राजकीय वृक्ष आपका अशोक है। राजकीय पुष्प आपका पलाश या टेसु है। अब पलाश या टेसु आपको 4 जनवरी 2011 से है। 4 जनवरी 2011 से आपका राष्ट्रीय पुष्प जो है पलाश या टेसु बोलते हैं। उसके बाद बात करते हैं राजकीय पुष्प हो गया। राजकीय खेल का हॉकी है। राजकीय चिन्ह क्या है, तो एक वृत्त में 2 मछली, एक तीर धनुष। यह चिन्ह 1938 में स्वीकृत हुआ। आपका पूछ देगा कि हमारे प्रदेश का राजकीय चिन्ह कब स्वीकृत किया गया है, तो 1938 में स्वीकृत किया गया। इसमें आपके एक वृत्त में 2 मछली और एक तीर धनुष था। फिर नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करेंगे कि प्रदेश की शासनिक और प्रशासनिक संरचना, इनके बारे में पढ़ते हैं। प्रदेश की शासनिक और प्रशासनिक संरचना के बारे में, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर में सम्मिलित उत्तर प्रदेश के कुल 8 जिले हैं। आपके देखेंगे मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर। हमारे राजधानी से सटे हुए एनसीआर से कुल 8 जिले हैं उत्तर प्रदेश के। मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंद, हापुड़, बागपत, मुजफ्फरनगर और शामली, यानी सबसे लास्ट में शामली ऐड हुआ है। ठीक है। फिर आपकी बात करेंगे कि एनसीआर में शामिल करने हेतु प्रस्तावित जिले कौन कौन से हैं, मतलब इनको प्रस्तावित किया गया कि इन जिलों को भी एनसीआर में शामिल कर दिया जाए। तो पहला है मथुरा, अलीगढ़, हाथरस, सहारनपुर। इन 4 जिलों को अभी शामिल करने का प्रस्ताव चल रहा है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है कि आपका आवासीय भारतीयों की समस्याओं हेतु राज्य में एनआरआई का गठन कब हुआ, तो 18 जुलाई 2014 को एनआरआई का गठन हुआ है। उत्तर प्रदेश एनआरआई दिवस कब मनाया जाता है, तो जनवरी में हर वर्ष मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश में मतदाताओं की कुल संख्या है 14.12 करोड़। 2017 में जनवरी में इसका आंकड़ा लिया गया है। राज्य विधानमंडल द्विसदनात्मक है। फिर आपका नेक्स्ट है कि राज्य विधानसभा का गठन 1937 में किया गया, यानी पूछ देगा राज्य विधानसभा का गठन कब किया गया, तो 1937 में। 1967 कह रहा है 1967 तक विधान सभा सदस्यों की कुल संख्या 431 थी। कब तक, 1967 तक। लेकिन जब उत्तराखंड बन गया, उत्तराखंड बनने के पहले 2000 तक विधानसभा की कुल संख्या 425। वर्तमान में विधानसभा सदस्यों की कुल संख्या 404 है। 403 निर्वाचित होते हैं, एक मनोनीत एंग्लो इंडियन है। वर्तमान में विधानसभा में मनोनीत एंग्लो इंडियन है आपके कौन कौन हैं भैया बता सकते हैं विधानसभा में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डॉक्टर डेंजिल और जे गोडीन, ये आपके हैं एंग्लो इंडियन। आपके एक एंग्लो इंडियन को मनोनीत किया जाता है, 403 निर्वाचित होते हैं और एक एंग्लो इंडियन है, इनका नाम है डॉक्टर डेंजिल जे गोडीन। उसके बाद कह रहा है कि पूर्वांचल, पश्चिमांचल, मध्यांचल, बुंदेलखंड में विधानसभा सीटें क्रमशः कितनी कितनी हैं, तो आपको पता होना चाहिए पूर्वांचल में 162 है, पश्चिमांचल में 149 है, मध्यांचल में 73 है और आपके बुंदेलखंड में सबसे कम है, 19 सीटें केवल हैं। किस चीज़ की, विधानसभा सीटें, याद होना चाहिए। पूर्वांचल में 162 सीटें, पश्चिमांचल में आपके 149, मध्यांचल में 73 और बुंदेलखंड में सबसे कम 19 हैं। 15वीं एवं 16वीं विधानसभा में महिला सदस्यों की संख्या क्रमशः कितनी थी, तो आपको ध्यान देना होगा कि जब हम 15वीं की बात करेंगे, 15वीं में आपका केवल 23 था, लेकिन 16वीं विधानसभा में महिलाओं की संख्या 35 हो गई, यानी कुल की 8.68%। 17वीं विधानसभा जो हमारी जिनमें अभी बीजेपी की गवर्नमेंट बनी है, जिनकी बीजेपी गवर्नमेंट चल रही है, योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हैं, इनमें से 42 कितनी महिलाएं हैं विधानसभा में, 42, यानी 36 तो बीजेपी से ही हैं और 6 अन्य सभा से हैं। अन्य या तो निर्दल होंगे या अन्य किसी पार्टी से होंगे। विधानसभा के लिए महिलाएं चुनी गई हैं। तो ये 36 बीजेपी हैं और 6 अन्य हैं। फिर आपकी बात आती है, नेक्स्ट पॉइंट है कि फरवरी मार्च 2012 में 16वीं विधानसभा चुनाव में पार्टियों का प्रदर्शन क्या क्या रहा है। उस समय 16वीं विधानसभा आपकी किसकी रही है, तो सपा की रही थी, जिसमें से 224 सीट सपा पाई थी, 80 बसपा पाई थी, 47 भाजपा को मिला था, 28 कांग्रेस को, 9 रालोद को और 15 अन्य को मिला था। उसके बाद पॉइंट नंबर नेक्स्ट है
कि फरवरी मार्च 2017 में हुए 17वें विधानसभा चुनाव में पार्टियों का प्रदर्शन रहा है। जो 17वें विधानसभा है जिसमें योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हैं, उसमें से 312 बीजेपी पाई है, 9 अपना दल, 4 सुहेलदेव भारत समाज पार्टी, 47 सपा पाई है। यानी 2016 में सपा भाजपा 47 पाई थी, अब 2017 में सपा 47 पाई है। 7 कांग्रेस, 19 बसपा और 5 अन्य को मिला है। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं। सारा इंपॉर्टेंट फैक्ट है, वन लाइनर में रहा हूँ आप लोगों के लिए। वन लाइनर आपको काफ़ी बेनिफिट होगा आपके लिए, इनको अच्छे से दिमाग से पढ़ें आप लोग, ध्यान लगा करके। सर्वाधिक विधानसभा सीटों वाला है आपका प्रयागराज, जिसमें से 12 सीटें हैं। आपको पता है सबसे बड़ा विधानसभा सीट सबसे बड़ा होता है प्रयागराज, जनसंख्या भी यहाँ का सबसे ज़्यादा है। सबसे कम विधानसभा सीटों वाला कौन सा है? तो श्रावस्ती, महोबा, चित्रकूट, सब में 2-2 सीटें हैं। कितनी सीटें भैया? 2-2 सीटें हैं। फिर आपका है इसकी राज्य विधानसभा में आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है? 86 है। राज्य विधानसभा में आरक्षित सीटों की संख्या 86 है। 84 तो SC है और 2 ST है 2017 में। आपसे पूछेगा कि राज्य विधानसभा में हमारे विधानसभा में 86 सीटें आरक्षित हैं, जिसमें से 84 SC हैं, 2 ST हैं। स्वतंत्रता के बाद अब तक विधानसभा की लखनऊ के बाहर मात्र 1 मीटिंग हुई है। कहाँ पे? प्रयागराज। यानी सारी मीटिंग की कहाँ पे हुई थी? लखनऊ में हुई। 2003 में केवल एक बार हुआ था प्रयागराज में। इंपॉर्टेंट फैक्ट है। फिर नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करेंगे। राज्य मंत्रिमंडल की पहली बार लखनऊ से बाहर बैठक, आपको राज्य मंत्रिमंडल की बात करें, स्वतंत्रता के बाद राज्य विधानसभा की बात किया जा रहा है वहाँ पर, और राज्य मंत्रिमंडल की पहली बार लखनऊ से बाहर बैठक हुई थी 2019 में कुंभनगर प्रयागराज में, यानी योगी जी की गवर्नमेंट में। फिर नेक्स्ट पॉइंट है, विधान परिषद का गठन कब किया गया? तो विधान परिषद का गठन किया गया 1937 में, यानी 1937 में विधान परिषद का गठन किया गया है। फिर उत्तराखंड निर्माण से पहले 2000 विधानसभा परिषद की कुल संख्या 108 थी, और इस समय विधान परिषद की सदस्य संख्या आपकी 100 है। लोकसभा सीटों की संख्या 80 है। SC और ST के लिए आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है? तो लोकसभा में 17 है और ST के लिए 0 है। ध्यान दीजिएगा कि लोकसभा में आपकी SC के लिए 17 है और ST के लिए एक भी सीट आरक्षित नहीं की गई है। मतदाताओं की आपके देखेंगे, मतदाताओं की संख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र, सबसे बड़ा है गाजियाबाद और सबसे छोटा है बागपत। मतदाता सबसे ज़्यादा कहाँ पे हैं? तो गाजियाबाद में। सबसे छोटा कहाँ है? बागपत में। प्रदेश में राज्यसभा की सीटें 31 है, 31 हैं। प्रथम राष्ट्रपति शासन आपका 25/5/1968 से 25/2/1969 तक लगा था। मतलब यूपी में अभी तक कुल 10 बार राष्ट्रपति शासन लगा है। पहली बार 1968 से 1969 तक लगा था। 10वां जो अंतिम जो राष्ट्रपति शासन लगा है वो 2002 से 2002 तक, मतलब 8/3/2002 से 3/5/2002 तक। मतलब ऐसे मोटा मोटी याद कर सकते हैं कि 10वां राष्ट्रपति शासन कब लगा था? 2002 में। पहला कब लगा था? तो 1969 में। कितनी बार लगा है? तो 10 बार लगा है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि जनगणना के समय छोटे बड़े नगरों की कुल संख्या 915 है। वैधानिक नगरों की कुल संख्या 648 है। सर्वाधिक और सबसे कम वैधानिक नगर सबसे ज़्यादा है बदायूं में 23 और श्रावस्ती में मात्र 2 हैं। राज्य में योजनाबद्ध नगर 3 हैं आपके, नोएडा है, ग्रेटर नोएडा है, न्यू कानपुर सिटी, आपके योजनाबद्ध नगर हैं, योजनाबद्ध नगर हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, आवास एवं विकास परिषद आपके 54 हैं। विकास प्राधिकरण आपके 28 हैं। विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण आपके 5 हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं हम। नेक्स्ट पॉइंट है आपका संभाग यानी मंडलों की संख्या टोटल 18 है। 18वां मंडल अलीगढ़ बना है, 2008 में नव सृजित किया गया है। आने आपसे पूछा जाएगा यूपी में कितने मंडल हैं? तो 18 हैं। 18वां मंडल कौन सा है? तो अलीगढ़ है। सबसे बड़ा संभाग यानी सबसे बड़ा मंडल आपके कौन कौन से हैं? जिसमें 6 जिले हैं, कानपुर, लखनऊ, मेरठ, ये सबसे बड़े हैं तीनों, 6 जिले इसमें हैं। सबसे छोटा संभाग आपका मिर्ज़ापुर है, आजमगढ़ है, बस्ती है, झांसी है, सहारनपुर है, जिसमें 3-3 डिस्ट्रिक्ट आते हैं। मिर्ज़ापुर, आजमगढ़, बस्ती, झांसी,
सहारनपुर, 3 जिले आते हैं। जिलों की संख्या आपको 75 है। तहसीलों की संख्या 351 है 2020 में। नगर निकाय वाले कुल नगर आपके 707 हैं। फिर नगर निकाय मतलब नगर निगम है 17। ध्यान दीजिएगा, कुल तहसीलों की संख्या 351, नगर निगमों की संख्या 17 और नगर पालिका की बात करेंगे तो वह 200। कितना है? 200। नगर निकाय आपके 400, मतलब नगर पंचायत की बात करेंगे तो 490 है। आपका जिला पंचायत की बात करेंगे तो 75 है। ब्लॉकों की संख्या बात करेंगे तो ब्लॉकों की संख्या 825 है। ब्लॉक कितने हैं? 25। क्षेत्र पंचायत कितने होंगे? 825, दोनों सेम है। फिर आपकी बात करेंगे न्याय पंचायत कितने हैं तो 8135। ग्राम पंचायतें या सभाएं की बात करेंगे तो 59,073। आबाद ग्राम की संख्या है 97,814। कुल ग्राम की संख्या बात करेंगे तो 1,06,774। ध्यान दीजिएगा, हमारे यूपी में टोटल कितने ग्राम की बात करेगा तो हमारे यूपी में टोटल ग्रामों की संख्या है कितनी? 1,06,774। 1,06,774। फिर पंचायत में महिलाओं का आरक्षण कुल सीट का 1/3 है, मतलब 33% है। न्यायालय की बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा न्यायालय है। तो न्यायालय में पढ़ते हैं हमारा न्यायिक अनुसंधान और प्रशिक्षण केंद्र लखनऊ 1986 में बना। उच्च न्यायालय आपको पता है कि प्रयागराज एक खंडपीठ आपका लखनऊ है, लेकिन उच्च न्यायालय आपका प्रयागराज है, खंडपीठ आपका लखनऊ है। उच्च न्यायालय की स्थापना 1866 में हुआ था। उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुआ था? 1866 में। और उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्याओं की स्वीकृत संख्या कितनी है? 160। यानी आपके इलाहाबाद हाईकोर्ट की बात किया जाएगा उच्च न्यायालय में तो न्यायाधीशों की जो संख्या होगी वो 160 होगी। फिर नेक्स्ट पॉइंट है कि राज्य में उपभोक्ता संरक्षण आयोग की स्वीकृत संख्या कितनी है? 5 है। राज्य में सीबीआई कोर्ट्स कितने हैं? 6 हैं। 4 तो लखनऊ में हैं और 2 गाजियाबाद में हैं। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है परिवार मामलों हेतु पारिवारिक न्यायालयों की संख्या 1984 से बनी है। प्रदेश में कुल 6 औद्योगिक न्यायीकरण हैं। पहला प्रयागराज, लखनऊ, मेरठ, आगरा, कानपुर व गोरखपुर। ये औद्योगिक न्यायाधिकरण है। 6 टोटल हैं आपके यूपी में। पहला प्रयागराज, लखनऊ, मेरठ, आगरा, कानपुर व गोरखपुर। प्रदेश में कॉमर्शियल कोर्ट गठित हैं कितनी? 13 जिलों में कॉमर्शियल कोर्ट हैं। श्रम न्यायालय कितने हैं? तो श्रम न्यायालय आपके 20 हैं। कितने हैं भैया? 20 हैं। नेक्स्ट पॉइंट की बात कर रहे हैं हम। कारागार कितने? कारागार का मतलब जेल। कुल कारागार आपके प्रदेश में 72 हैं। जिला कारागारों की संख्या आपकी 62 है, मैंने 62 है। कुल कारागार उत्तर प्रदेश में 72, जिला कारागार 62। उप कारागारों की संख्या, उप कारागार हैं केवल 2 हैं, महोबा और देवबंद में। केंद्रीय कारागार केवल 5 हैं, बरेली में, आगरा में और ये फतेहगढ़ व नैनी। फतेहगढ़ नैनी कहाँ? बरेली, आगरा और फतेहगढ़ व नैनी। उसके बाद है कि प्रदेश में आदर्श कारागार की 1849 में केवल एक है आदर्श कारागार, आपको याद होना चाहिए। लखनऊ में केवल एक है आपके लखनऊ में। प्रदेश में नारी बंदी निकेतन केवल एक है लखनऊ में। प्रदेश में किशोर सदन अल्पवयस्क कारागार, मतलब जिनकी आयु अल्पवयस्क है 18 से कम है, उनके लिए कहाँ है? तो वो हैं केवल एक बरेली में। संपूर्णानंद कारागार प्रशिक्षण लखनऊ 1940 में बनके तैयार हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे हम। नेक्स्ट पॉइंट है नेक्स्ट पॉइंट हमारा है कि अब राज्य का पहला केंद्रीय कारागार आगरा में बना था 1844 में। संपूर्णानंद आपका 1940 में लखनऊ में बना था। अब हम नियुक्तियाँ की बात कर लेंगे। नियुक्तियाँ अब और तब में थोड़ा सा ध्यान दे देगा, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है नियुक्तियाँ आपकी, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए, राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री पंडित गोविंद बल्लभ पंत 1 अप्रैल 1946 से लेकर के यानी 27 दिसंबर 1954 में प्रथम मुख्यमंत्री गोविंद बल्लभ पंत 1954 तक रहे हैं। आप कह रहे कि राज्य के प्रथम उप मुख्यमंत्री चौधरी चरण सिंह बने
राज्य एवं देश का प्रथम महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी बनी। राज्य में अब तक महिला मुख्यमंत्री हुई हैं 2, सुचेता कृपलानी और सुश्री मायावती। 2 ही मुख्यमंत्री हुई हैं, सुचेता कृपलानी और सुश्री मायावती। वर्तमान योगी आदित्यनाथ हैं मुख्यमंत्री। स्वतंत्रता के बाद व्यक्तिगत रूप से बात करेंगे तो 21 है, वैसे क्रम की बात करेंगे तो 32वें नंबर पे आते हैं। व्यक्तिगत तौर पे बात करेंगे तो 21 नंबर पे आएंगे, लेकिन हम क्रम वाइज की बात करेंगे तो 32 पे आएंगे। ठीक है। सबसे कम उम्र के मुख्यमंत्री आपके अखिलेश यादव रहे हैं। सर्वाधिक बार मुख्यमंत्री सुश्री मायावती बनी है 4 बार। सुश्री मायावती 4 बार बनी है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री व देश के प्रधानमंत्री भी बने। कौन? 2 लोग। जो हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री चौधरी चरण सिंह रहे, ये प्रधानमंत्री भी बने हैं। विश्वनाथ प्रताप सिंह मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री दोनों बने हैं। राज्य की प्रथम राज्यपाल सरोजिनी नायडू हैं, जो कि 15 अगस्त 1947 से लेकर के 2 मार्च 1949 तक रहीं। राज्य और देश की प्रथम महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू हैं। सर्वाधिक बार राज्यपाल दो लोग हुए हैं, एक मोहम्मद कुरैशी, शफी कुरैशी और पीएल जोशी। ये 2 लोग 2 बार आपके राज्यपाल रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपके, इस समय जो राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल हैं। आपको पता होना चाहिए, आनंदीबेन पटेल हैं। जुलाई 2019 से हैं, 29 जुलाई से। और ये 28वें नंबर की हैं। किस नंबर की हैं ये? 28वें नंबर की हैं। चलिए, स्वतंत्रता के बाद प्रथम विधानसभा परिषद श्री चंद्रभाल हैं, और इस समय विधान परिषद के सभापति हैं ना, वो कुंवर मानवेंद्र प्रताप सिंह हैं, जो 31 जनवरी 2021 से ये अपना कार्यभार संभाले हैं। स्वतंत्रता के बाद प्रथम विधानसभा अध्यक्ष राजश्री पुरुषोत्तम दास टंडन थे, लेकिन इस समय सर्वाधिक बार देखा जाए तो आत्माराम गोविंद खरे और केसरीनाथ त्रिपाठी 3 बार लोग रहे हैं आपके विधानसभा अध्यक्ष। लेकिन प्रेजेंट में आपके विधानसभा अध्यक्ष हैं वो हृदय नारायण दीक्षित हैं। कौन है? हृदय नारायण दीक्षित। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे, विधानसभा अध्यक्ष और मुख्यमंत्री पद को सुशोभित किन्होंने किया है? तो श्रीपति मिश्रा और श्री बनारसी दास, ये आपके विधानसभा अध्यक्ष भी रहे और हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि प्रथम मुख्य न्यायाधीश इलाहाबाद हाईकोर्ट के आपके कौन हैं? वाल्टर मोर्गन रहे हैं। वाल्टर मोर्गन आपके 1866 से लेकर के 1871 में हमारे इलाहाबाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रहे हैं, ये वाल्टर मोर्गन। वर्तमान में आपके ये जो भंडारी साहब दिए हैं, ये भंडारी साहब नहीं हैं, जिंदल बनाए गए हैं। कौन बनाए गए हैं? इनका नाम रख लीजिए, जिंदल साहब आपके मतलब अपना वोट ले लिए हैं और ये कार्यभार संभाल लिए हैं। ये MN भंडारी नहीं है इस समय। प्रथम लोकायुक्त आपके विशंभर दयाल, वो 14/9/1977 से 13/9/1982 तक। वर्तमान 7वें लोकायुक्त कार्यकाल 8 वर्ष, जो कि 8 वर्ष है। न्यायश्री संजय मिश्रा जी हैं 2016 से। लोकायुक्त हमारे कौन है? संजय मिश्रा। प्रमुख संगठन, उनके बारे में बात करेंगे। नागरिक सुरक्षा संगठन का गठन 1962 में। प्रदेश में नागरिक सुरक्षा केंद्र स्थापित है 17 जिलों में। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण अध्यक्ष मुख्यमंत्री होते हैं 2005 से। उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन 1993 में 9 मार्च को हुआ था, 9 मार्च 1993। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे हम अब कि उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग का गठन। उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग का गठन 1994 में। राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन 2002 में। राज्य सूचना आयोग का गठन 2005 में। राज्य महिला आयोग का गठन विधिवत रूप से 2004 में। राज्य सुरक्षा आयोग के अध्यक्ष CM होते हैं, इनका गठन 2013 में। फिर आपका उत्तर प्रदेश बाल अधिकार संरक्षण आयोग का गठन 2013 में। NRI विभाग का गठन आपके 18 जुलाई 2014 में। फिर उत्तर प्रदेश माइग्रेंट रिसोर्स सेंटर प्रवासी भारतीय लखनऊ में। नेक्स्ट पॉइंट है भौतिक संरचना व जलवायु संक्षिप्त की, इनकी बात करते हैं। भौतिक संरचना के बारे में, आकार हमारा लंबवत है, हमारे उत्तर प्रदेश का आकार लंबवत है।
फिर आपका नेक्स्ट पॉइंट है ग्लोब परिस्थिति क्या है इसकी, तो 23 डिग्री 52 मिनट 23 डिग्री 52 मिनट से 23 डिग्री 28 मिनट उत्तरी अक्षांश, 23 52 से 30 28 उत्तरी अक्षांश और 77 3 से 84 39 पूर्वी देशांतर के मध्य इनकी ग्लोब परिस्थिति है। 23 52 से 30 28 उत्तरी अक्षांश, 77 3 से 84 39 पूर्वी देशांतर के मध्य है। पूरब से पश्चिम की लंबाई हमारी 650 किलोमीटर है। उत्तर से दक्षिण की चौड़ाई हमारी 240 किलोमीटर है। प्रदेश का कुल क्षेत्रफल 2,40,928 वर्ग किलोमीटर, जो कि भारत का 7.33% के बराबर है। फिर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे कि प्रदेश का जो हमारा कुल क्षेत्रफल और नगरीय क्षेत्र है वो 2.70 है, यानी 6558 वर्ग किलोमीटर हमारे प्रदेश का कुल क्षेत्रफल और का नगरीय क्षेत्र है। मतलब कुल क्षेत्रफल का नगर क्षेत्र कितना है, 2.70%। क्षेत्रफल की दृष्टि से देश में उत्तर प्रदेश का चौथा स्थान आता है। पहला राजस्थान, दूसरा आपका मध्य प्रदेश, तीसरा आपका महाराष्ट्र, चौथा पे आपका यूपी आता है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, यूपी। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे तो सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले आपके 5 जिले कौन कौन हैं। सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले 5 जिले आपके खीरी हैं, सोनभद्र है, हरदोई है, सीतापुर, प्रयागराज। सबसे कम क्षेत्रफल वाले 5 जिले बढ़ते क्रम में है, वो घटते क्रम में था, तो सबसे हापुड़ है, गाजियाबाद, भदोही, शामली, गौतम बुद्ध नगर। उत्तर प्रदेश सीमावर्ती जिले और प्रदेश व देश ध्यान देंगे। प्रदेश का सबसे पूर्वी बलिया है और सबसे पश्चिमी जिला शामली है। सबसे उत्तरी जिला सहारनपुर है, दक्षिणी जिला सोनभद्र है। नेपाल से कुल 7 जिले टच करते हैं। पूरब से पश्चिम की तरफ इनका क्रम है, माने पूरब से पश्चिम की तरफ। सबसे पूर्वी जिला महाराजगंज है जो टच करता है नेपाल से, फिर सिद्धार्थनगर, फिर बलरामपुर, फिर श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी, पीलीभीत। ये सारे जिले नेपाल से टच करते हैं। 7 प्रदेश की नेपाल से जो लंबाई है बहुत इंपॉर्टेंट है, वो 579 किलोमीटर, 579। कितने हैं भैया, 579। प्रदेश के सटे राज्यों की संख्या 9 है। 8 तो राज्य हैं और 1 केंद्र शासित प्रदेश हैं। उत्तराखंड से 7 जिले क्रमशः पश्चिम से पूरब की तरफ लगाना है आपको। सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, ये आपके 7 जिले आपके उत्तराखंड से स्टेट से टच करते हैं, बाउंड्री शेयर करते हैं। हरियाणा से कुल 6 जिले हैं। उत्तर से दक्षिण का क्रम इनका है, सहारनपुर से शामली से बागपत से गौतम बुद्ध नगर, फिर अलीगढ़ और मथुरा, यानी कि आपका गाजियाबाद टच नहीं करता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आएंगे अब। दिल्ली से सटे केवल 2 जिले हैं क्रमशः उत्तर से दक्षिण, गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर। हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बीच सीमा निर्धारक जो नदी है वो यमुना है, यानी यमुना सीमा निर्धारित करती है। फिर आपका उत्तर राजस्थान से केवल 2 सटे जिले हैं, उत्तर से दक्षिण की तरफ, आगरा और मथुरा, यानी राजस्थान से केवल 2 ही ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जो कि टच करते हैं, बाउंड्री शेयर करते हैं राजस्थान से, आगरा और मथुरा है। मध्य प्रदेश से सटे 11 जिले हैं क्रमशः दक्षिण से उत्तर का क्रम इनका है, आगरा, इटावा, जालौन, झांसी, ललितपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज, मिर्ज़ापुर, सोनभद्र। ये आपके टोटल 11 जिले। मतलब आपसे क्वेश्चन में आ जाए कि सबसे ज़्यादा जिले किस प्रदेश से टच करते हैं यूपी के, तो वो आपका मध्य प्रदेश है। कुल 11 जिले आपके बाउंड्री शेयर करते हैं आपके मध्य प्रदेश से। बिहार से कुल 7 जिले टच करते हैं, वह हैं सोनभद्र, चंदौली, गाजीपुर, बलिया, देवरिया, कुशीनगर, महाराजगंज। नेक्स्ट पॉइंट है आपके यहाँ तक छत्तीसगढ़ से सटे जिले। आपके नीचे की तरफ आएंगे तो केवल सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट है जो कि छत्तीसगढ़ से है। झारखंड से भी केवल सोनभद्र है, यानी सोनभद्र दो स्टेट से बाउंड्री शेयर करता है। पहला कौन कौन सा है भैया, तो सोनभद्र आपका झारखंड से भी सॉरी छत्तीसगढ़ से भी है और झारखंड से भी है। और आपका सोनभद्र आपको पता होना चाहिए बिहार से भी टच करता है, आपको पता होना चाहिए मध्य प्रदेश से भी टच करता है। यानी सोनभद्र से सटे राज्यों की संख्या 4, 2 तो ये हो गया, 2 मैंने अभी बताया है कि 2, यानी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड तब बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, कुल 4।
सहारनपुर से सटे राज्यों की संख्या आपके 3 है। कौन कौन है भैया? तो ये हैं आपके 3, हरियाणा, कौन है? हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड। ठीक है। फिर नेक्स्ट की बात करेंगे, उत्तर प्रदेश से सटे सर्वाधिक व सबसे कम सीमा रेखा वाले। मध्य प्रदेश सबसे ज़्यादा और सबसे कम छोटी सी बाउंड्री शेयर करती है आपकी हिमाचल प्रदेश के साथ। सबसे ज़्यादा सीमा शेयर करता है मध्य प्रदेश के साथ, सबसे कम सीमा शेयर करता है हिमाचल प्रदेश के साथ। 3 तरफ से मध्य प्रदेश से घिरा एक प्रकार का जिला है, उसका नाम ललितपुर है। प्रदेश के सबसे दक्षिणी बिंदु सोनभद्र को स्पर्श करने वाला राज्य आपका छत्तीसगढ़ है। कौन है? छत्तीसगढ़। नेक्स्ट पॉइंट है, प्रदेश के सबसे उत्तर दक्षिण बिंदु सहारनपुर को स्पर्श करने वाला राज्य हिमाचल प्रदेश है। प्रदेश के सबसे पूर्वी बलिया और सबसे पश्चिमी आपकी शामली बिंदु को बिहार, यानी सबसे बलिया को कौन टच करता है? तो बिहार, और पश्चिमी जिला शामली है वो हरियाणा को टच करता है। स्पर्श करने वाले यही राज्य हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि प्राकृतिक विभाजन देख लेते हैं कि प्राकृतिक विभाजन क्या है इनका यूपी का। तो ध्यान दीजिएगा, उत्तर प्रदेश का प्राचीनतम भूखंड गोंडवानालैंड का भाग है। किसका भाग है? गोंडवानालैंड का। प्राकृतिक विभाजन गंगा का मैदान, भाबर तराई, दक्षिण का पर्वतीय पठार। राज्य के सबसे उत्तरी भाग व पतली एक रूप से है भाबर का क्षेत्र है जो ऊपर की तरफ है। कंकड़ पत्थर और मोटे बालू से युक्त भूमि कौन सी है? भाबर का क्षेत्र है। भाबर क्षेत्र से सटे दक्षिण में एक चौड़ी पट्टी के रूप में पूरब से पश्चिम तक फैला है, वो तराई मतलब तरी वाला क्षेत्र है। समतल नम व दलदली भूमि होती है तराई क्षेत्र की, और तराई क्षेत्र में सबसे ज़्यादा फसल कौन सी होती है? तो धान और गन्ना, क्योंकि धान को सबसे ज़्यादा पानी की ज़रूरत और गन्ना को सबसे ज़्यादा पानी की ज़रूरत पड़ती है। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट है कि तराई क्षेत्र में उत्तर व बुंदेलखंड पहाड़ी क्षेत्र के दक्षिण भाग में स्थित है मैदानी क्षेत्र। यमुना के पूर्व गंडक के पश्चिम में स्थित है आपका मैदानी क्षेत्र। गंगा, यमुना, घाघरा, शारदा, रामगंगा, राप्ती, गंडक द्वारा लाई गई कांप, कीचड़ व बालू से निर्मित है मैदानी क्षेत्र। क्या कहलाते हैं वो? मैदानी क्षेत्र। नेक्स्ट पॉइंट है कि आपकी जो नवीन कांप जो निक्षेप कहा जाता है वो आपका होता है खादर, जिसको कछार मिट्टी भी बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि मैदानी क्षेत्र के पुराने कांप निक्षेपों को कहा जाता है बांगर। मैदानी क्षेत्र की ऊंचाई है आपकी 80 से लेकर के 300 मीटर की ऊंचाई है मैदानी क्षेत्र की। मैदानी क्षेत्र का बाल ढाल उत्तर पश्चिम में है दक्षिण पूर्व की ओर, उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर ढाल है हमारे मैदानी क्षेत्र का। खादर क्षेत्रों में नदियां द्वारा आवरण क्षय होने से बनते हैं बीहड़। प्रदेश में सर्वाधिक बीहड़ों का निर्माण हुआ है चंबल और यमुना के तट पर। मैदानी क्षेत्र की चंबल और यमुना के तट पर सबसे ज़्यादा बीहड़ों का निर्माण हुआ है, और नदियों का आवरण क्षय होने से बनते हैं बीहड़ बनते हैं। मैदानी क्षेत्र की मुख्य फसलें कौन सी हैं भैया? तो गेहूँ है, धान है, आलू है। विशाल मैदानी क्षेत्र के दक्षिण में झांसी, ललितपुर, सोनभद्र तक फैला हुआ कौन सा? पहाड़ी, पठारी या बुंदेलखंड क्षेत्र। नेक्स्ट पॉइंट, है कि आपकी पहाड़ी पठारी क्षेत्र की औसत ऊंचाई 300 मीटर है, लेकिन मिर्ज़ापुर और सोनभद्र में कुछ पहाड़ियां हैं जो कि लगभग 600 मीटर ऊंची पाई जाती हैं। 300 मीटर भी औसत ऊंचाई बताया गया है, लेकिन सोनभद्र और मिर्ज़ापुर की कुछ ऐसी ऐसी पहाड़ियां हैं जो 600 मीटर भी ऊंची हैं। बुंदेलखंड क्षेत्र में कुछ भाग बघेलखंड का सम्मिलित है सोनभद्र में। प्रदेश के कितने जिलों में पहाड़ी पठारी बुंदेलखंड क्षेत्र विस्तार है? 11 जिलों में। विंडम, टांडा, कुसेरा व कड़ंजा जलप्रपात फाल है। ध्यान दीजिएगा, मिर्ज़ापुर में विंडम, टांडा, कुसेहरा, कड़ंजा आपके जलप्रपात कहाँ हैं? तो मिर्ज़ापुर में। और मैंने अभी बताया कि प्रदेश के कितने जिले पहाड़ी पठारी पर बुंदेलखंड क्षेत्र पसार है? तो 11 जिला। बुंदेलखंड या पहाड़ी पठारी क्षेत्र की उत्तरी सीमा बहती है गंगा यमुना। बुंदेलखंड या पहाड़ी क्षेत्र की पश्चिमी सीमा बहती है बेतवा नदी। बुंदेलखंड का पहाड़ी पठारी क्षेत्र का ढाल है उत्तर की तरफ। ठीक है, अब क्या रहा है
कि बुंदेलखंड या पहाड़ी पठारी क्षेत्र की मुख्य फसलें हैं दलहन और तिलहन। प्रदेश के कुल क्षेत्रफल के संदर्भ में नम भूमि यानी वेटलैंड का प्रतिशत कितना है? 5.15। प्रदेश का सर्वाधिक नम भूमि वेटलैंड क्षेत्र वाला जिला सोनभद्र है, सबसे ज़्यादा वेटलैंड है ये। प्रदेश के सबसे कम नम भूमि वाला जिला आपका बागपत और हाथरस है। सबसे कम नम भूमि वाला हाथरस और बागपत है। जलवायु के बारे में बात करते हैं। आपके उत्तर प्रदेश की जलवायु मुख्य रूप से उष्ण प्रधान शीतोष्ण कटिबंधीय और मानसूनी है। फिर भी धरातलीय विषमताओं और समुद्र तल से विभिन्न स्थानों की भिन्न भिन्न ऊंचाइयां होने के कारण यहाँ की जलवायु में विषमता पाई जाती है। प्रदेश में वर्ष भर में घटित होती है 3 प्रकार की ऋतुएं, ग्रीष्म, वर्षा और शीत। प्रदेश में मार्च से जून तक रहता है ग्रीष्म ऋतु। प्रदेश का सबसे गर्म महीना आपका जून होता है। कौन होता है? जून। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, ग्रीष्म ऋतु में प्रदेश के उत्तरी भाग से दक्षिणी भाग तथा पूर्वी भाग से पश्चिम की ओर बढ़ने का तापक्रम हमेशा बढ़ता रहता है। मतलब कैसे बढ़ता है? उत्तर से दक्षिण की तरफ बढ़ेगा, फिर पूरब से पश्चिम की तरफ बढ़ेगा तापमान। ग्रीष्म ऋतु में सर्वाधिक औसत तापमान आगरा सहित बुंदेलखंड क्षेत्र का रहता है सबसे ज़्यादा। अन्य 10 जून 2019 को बांदा का तापमान रिकॉर्ड किया गया था 49.2 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर नापा गया है बांदा का। ग्रीष्म ऋतु में प्रदेश के दक्षिण भाग बुंदेलखंड में अधिक तापमान होने का कारण क्या है कि यह कर्क रेखा के काफ़ी नज़दीक है, इसलिए। फिर वर्षा ऋतु आपके प्रदेश में कब से कब तक होती है? तो जुलाई से अक्टूबर तक होती है। बंगाल की खाड़ी के मानसून को जाना जाता है पूर्वा के नाम से। प्रदेश में होने वाली संपूर्ण वर्षा का 80 से 83% भाग पूर्वा मतलब दक्षिणी पश्चिमी मानसून से होता है। अभी बात की है बंगाल की खाड़ी से उठने वाली मानसून है ये। प्रदेश में पूर्वा से सर्वाधिक व सबसे कम वर्षा होता है पूर्वी तराई व पश्चिमी मैदानी क्षेत्र में। सबसे ज़्यादा बारिश होती है गोरखपुर में 184 सेंटीमीटर के लगभग बारिश होती है आपके गोरखपुर में, और सबसे कम मथुरा में होती है 54.4 सेंटीमीटर। नेक्स्ट पॉइंट है, आपके प्रदेश में पूर्वा से सर्वाधिक और सबसे कम वर्षा होती है पूर्वी तराई और पश्चिमी मैदानी क्षेत्र में। सर्वाधिक बता दिए हैं। प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा वाला महीना जुलाई होता है। उत्तर प्रदेश में वर्षा की संभावित अवधि 56 दिन की होती है, जबकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मात्र 32 दिन की होती है। इसका मतलब कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में बारिश बहुत कम होती है। प्रदेश में विभिन्न भागों की औसत वार्षिक वर्षा तराई क्षेत्र में 150 सेंटीमीटर, पूर्वी मैदानी क्षेत्र का 112 सेंटीमीटर, मध्यवर्ती मैदानी क्षेत्र आपके 94 है, पश्चिमी मैदानी क्षेत्र 84 सेंटीमीटर, दक्षिणी है आपका पठारी क्षेत्र 91 सेंटीमीटर, और ऐसे पूरा इंक्लूड करके प्रदेश का औसत देखा जाए तो 95 सेंटीमीटर की औसत बारिश होती है हमारे यूपी में। नेक्स्ट पॉइंट है, प्रदेश में नवंबर से फरवरी तक का महीना शीत ऋतु होता है। सबसे ठंडा वाला महीना आपका जनवरी होता है। ऋतु में उत्तर से दक्षिण की तरफ तापमान का क्रम बढ़ता है। उत्तर से दक्षिण तरफ आने पर तापमान क्रमशः बढ़ता है। शीत ऋतु में सबसे कम तापमान उत्तर पश्चिम के जिलों में होता है। शीत ऋतु में सबसे कम तापमान उत्तर पश्चिम के जिलों में होता है। अब आइए मिट्टी और कृषि पशुपालन संक्षिप्त की देखते हैं। चलिए, प्रदेश में कुल कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्र आपके 20 हैं। कितने भैया? कुल कृषि पारिस्थितिकी 20 हैं, और जिसमें से कुल कृषि जलवायु क्षेत्र आपके 9 हैं। कुल मृदा समूह क्षेत्र आपके 8 हैं। कार्यशील जनसंख्या में कृषि क्षेत्र आपके 59.3% है 2011 के हिसाब से। राज्य का कुल प्रतिवेदी क्षेत्रफल 24,170 हेक्टेयर है। फिर आपका नेक्स्ट पॉइंट है कि आपके कुल क्षेत्र में वन का क्षेत्रफल जो है वो 16 से 71 हेक्टेयर है। फिर अयोग्य भूमि जो है ऊसर और खेती का योग्य भूमि 444 हेक्टेयर, कृषि बेकार भूमि आपके 389 हेक्टेयर, स्थायी चारागाह 66 हेक्टेयर, कृषि अन्य वृक्षों या झाड़ियों की अधिक भूमि 283 हेक्टेयर। फिर बात करेंगे आपका कि वर्तमान पृथ्वी क्षेत्र का 2017-18 में 1061 है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका वर्तमान प्रति क्षेत्र 1061, अन्य प्रति क्षेत्र आपका 552,
खेती के अतिरिक्त अन्य उपयोग से होने वाली भूमि आपकी 2017-18 में 31 से 61 हेक्टेयर। खैर ये डेटा याद करना तो इम्पॉसिबल है, फिर भी हम एक बार ध्यान में ज़रूर ले लेंगे। शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल है 165 लाख हेक्टेयर में, केवल शुद्ध बोया जाता है क्षेत्र ये। एक बार से अधिक बार बोया गया क्षेत्र 103 लाख हेक्टेयर है। कुल बोया गया क्षेत्रफल 2017 में 26,864 हेक्टेयर। कृषि गणना 2010 कार्य के अनुसार राज्य में क्रियाशील जोतों की संख्या है 229,229,000, मतलब 21.2 हज़ार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 2,29,22,900 है आपका इतना जोतों की संख्या। नेक्स्ट पॉइंट है, कृषि जनगणना के अनुसार राज्य में क्रियाशील जोतों का आकार 17,89,000 हेक्टेयर है। कृषि गणना के अनुसार राज्य के कुल इतने इतने परसेंट क्रियाशील जोतों के सीमांत हैं। मतलब क्या है कि ये आपकी बात कर रहा है वो क्रियाशील जोतों की सीमांत लघु अर्धमध्यम मध्यम बृहद आकार जोतों की संख्या है। कितने कितने भैया, तो ये हैं 79.73, 13.14, 5.79, 1.73 और 0.14 आपके इस तरह से जोतों के आकार का प्रतिशत है हमारे यूपी में कृषि गणना के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट पॉइंट है कि कृषि गणना 2011 के अनुसार राज्य की सीमांत 0.39 हेक्टेयर आपका बात कर रहा है 2011 के अनुसार। लघु में आएंगे 0.39, फिर आपकी बात करेगा आपका अर्धमध्यम में 1.39, मध्यम में 2.40 और सबसे बड़े में आ जाएंगे आपके बड़े मध्यम, मतलब मध्यम में आपके हैं 5.29 और सबसे बड़े आकार में आ जाएंगे 15.01 हेक्टेयर। कृषि गणना 2010-11 के अनुसार राज्य में सभी वर्गों का औसत जोत देखा जाए सबको मिला करके तो 0.76 हेक्टेयर है औसत जोत हमारे कृषि गणना के अकॉर्डिंग यूपी में। मृदा संरचना के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। प्लिस्टोसीन युग से देखते हैं। प्लिस्टोसीन युग आज से नदियों के निक्षेपों से बना है, गंगा यमुना का मैदान। नेक्स्ट पॉइंट है कि गंगा यमुना के मैदान में मुख्यतः पाई जाती हैं जलोढ़ मृदा। नवीन और प्राचीन जलोढ़ मृदा के नाम से जाना जाता है क्रमशः खादर व बांगर के नाम से। स्थानीय भाषा में नई जलोढ़ बलुआ मटियार और मटियार दोमट कहा जाता है खादर मृदा को। स्थानीय भाषा में पुरानी जलोढ़ उपहार दोमट आदि कहा जाता है बांगर मृदा को। जलोढ़ मृदा का निर्माण हुआ है कांप कीचड़ बालू से। जलोढ़ मृदा जो है वो मृदा में पोटास और चूना की अधिकता होती है, लेकिन नमी इसमें कम होती है। मतलब इसमें कमी किस चीज़ की होती है, फास्फोरस की, नाइट्रोजन की और जैव तत्व की। यानी इसमें पोटास चूना की तो अधिकता होती है जलोढ़ मृदा में, लेकिन इसमें फास्फोरस नहीं पाया जाता है, नाइट्रोजन नहीं पाया जाता है और जैव तत्व की कमी होती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है नेक्स्ट पॉइंट है कि गंगा यमुना अच्छा यहाँ तक पढ़ लिए, सॉरी। फिर नेक्स्ट है कि गंगा यमुना के कहीं कहीं लवणी या क्षारीय मृदा पाई जाती है, जिन्हें समानता भाषा में क्या कहते हैं, ऊसर या बंजर या कल्लर क्या रेह बोलते हैं। आपके मैदानी क्षेत्र में कुछ मात्रा में मरुस्थलीय मृदा पाई जाती है, मथुरा आगरा आदि जिला में। पश्चिम उत्तर प्रदेश में बुंदेलखंड में कहीं कहीं मिलती है किस प्रकार की मृदा, तो काली मृदा मिलती है। पश्चिम उत्तर प्रदेश में कहीं कहीं काली मृदा भी मिलती है। रेगूर करेल व कपास मृदा के नाम से जाना जाता है काली मृदा। लाल मृदा परवा पड़वा माड़ राकड़ व मोटा भोंटा मृदा पाई जाती है आपके बुंदेलखंड के क्षेत्र में। राज्य में सबसे अधिक शुष्क खेती जो है ना वो बुंदेलखंड क्षेत्र में ही होती है, क्योंकि सबसे कम बारिश इधर ही होती है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है
राज्य में यानी प्रदेश में सबसे अधिक मृदा अपरदन होता है जल से। फिर आपका है जल में प्रदेश में जलीय अपरदन से सर्वाधिक प्रभावित तराई व भाबर का क्षेत्र है। प्रदेश में सर्वाधिक अवनालिका अपरदन वाला नदी क्षेत्र है चंबल नदी क्षेत्र। प्रदेश में अवनालिका अपरदन से सर्वाधिक प्रभावित जिले हैं आगरा और इटावा या आगरा। अवनालिका अपरदन के कारण बनते हैं आपके बीहड़। क्या बनते हैं आपके? बीहड़। राज्य में वायु अपरदन से सर्वाधिक प्रभावित जिला है आगरा और मेरठ। आगरा और मेरठ है ना, वो वायु अपरदन से सबसे प्रभावित जिला है। नेक्स्ट पॉइंट कि फसल चक्र के अपनाने से कम हानि होती है किसकी? उर्वरा शक्ति की। यदि हम फसल चक्र अपना लें तो सबसे कम हानि होने लगती है उर्वरा शक्ति की, यानी उर्वरा शक्ति बनी रहती है खेत में यदि हम फसल चक्र को अपना लें तो। फसल उत्पादन की बात करते हैं तो प्रदेश में शस्य गहनता जो है 162.4% है। प्रदेश में सर्वाधिक क्षेत्र में बोई जाने वाली कौन सी फसल है? तो गेहूं सबसे ज़्यादा बोई जाती है। मूंग, चीना और लोबिया जायद प्रकार की फसलें हैं। प्रदेश में गेहूं की सर्वाधिक उत्पादकता आगरा घाघरा दोआब की क्षेत्र, गंगा आगरा घाघरा दोआब क्षेत्र में सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। अरहर चना अदरक की सर्वाधिक खेती बुंदेलखंड क्षेत्र में होती है। अरहर चना अदरक की सर्वाधिक खेती। नेक्स्ट पॉइंट है कि रुहेलखंड गंगा यमुना दोआब में की जाती है क्या? थोड़ी मात्रा में कपास की खेती, क्योंकि काली मिट्टी पाई जाती है। फिर अफीम की खेती कहाँ की जाती है? तो बाराबंकी और गाजीपुर में बाराबंकी में अफीम की खेती होती है। मूंगफली का उत्पादन का विशेष क्षेत्र रुहेलखंड है। चावल का उत्पादन सबसे विशेष क्षेत्र तराई व पूर्वी उत्तर प्रदेश है। प्रदेश में सर्वाधिक महत्वपूर्ण नकदी फसल आपका गन्ना है। गन्ना उत्पादन के विशेष क्षेत्र हैं तराई व मेरठ के निकटवर्ती क्षेत्र। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे तो राज्य में कुल गन्ना किसान लगभग 48 लाख हैं। राज्य में गन्ना उत्पादन का कुल परिक्षेत्र 9 है। राज्य में कुल सहकारी गन्ना विकास समितियां 169 हैं। राज्य में कुल गन्ना प्रतिशत की वह हैं आपके 152। प्रदेश में कपास उत्पादन के विशेष क्षेत्र हैं गंगा यमुना दोआब व रुहेलखंड। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे कि प्रदेश में सर्वाधिक कृषि श्रम वाला उत्पादकता क्षेत्र पश्चिमी उत्तर प्रदेश है। दशहरी आम का विशेष क्षेत्र मलिहा व जो लखनऊ में होता है, जबकि लंगड़ा आम कहाँ पाया जाता है? तो वाराणसी में। सफ़ेदा चौसा व आम का विशेष क्षेत्र सहारनपुर है, जबकि स्टौला आम का मेरठ बागपत में पाया जाता है। प्रदेश में उत्पादित आम को एक दूसरे प्रदेश में बेचा जाता है नवाब ब्रांड के नाम से। ध्यान दीजिएगा, यानी नवाब ब्रांड के नाम से किसको बेचा जाता है? तो जो प्रदेश में आम है ना, वो दूसरे प्रदेशों में नवाब ब्रांड के नाम से बेचा जाता है। प्रदेश में आम निर्यातक जोन कौन कौन से हैं? लखनऊ और सहारनपुर हैं। फिर निर्यातक प्रजाति के अमरूद उत्पादन क्षेत्र विशेष है प्रयागराज कौशाम्बी। अमरूद के लिए प्रयोग में प्रशिक्षण केंद्र प्रयागराज में है, जबकि आम के लिए लखनऊ में है। आम का प्रशिक्षण केंद्र कहाँ है भैया? लखनऊ में। नेक्स्ट पॉइंट है कि आपका प्रदेश में आलू उत्पादन का विशेष क्षेत्र है आगरा, अलीगढ़, कानपुर, मेरठ व बरेली मंडल। प्रदेश में आलू निर्यातक जोन है आगरा। प्रदेश में आलू का निर्यात किया जाता है ताज ब्रांड के नाम से। किस ब्रांड के नाम से? नवाब ब्रांड के नाम से तो वो किया जाता था आपका आम, लेकिन ताज ब्रांड के नाम से आलू का निर्यात किया जाता है प्रदेश में। देश में सर्वाधिक कोल्ड स्टोर हैं आपके, सबसे ज़्यादा कोल्ड स्टोर आपके उत्तर प्रदेश में हैं। कहाँ? उत्तर प्रदेश में। फिर है कि प्रदेश में सब्जी निर्यातक के रूप में उभर रहा है वाराणसी सबसे ज़्यादा। प्रदेश का आंवला उत्पादक प्रतापगढ़ है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में बहुत कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि आंवला उत्पादक जिला कौन सा है? तो प्रतापगढ़ है। भारत में कुल मेथाइल का उत्पादन 3/4 है। कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट पॉइंट है प्रदेश में पान की खेती की 24 जिलों में की जाती है, लेकिन पान के लिए विशेष प्रसिद्ध जिला बांदा है। बरई मानपुर पाली ललितपुर प्रसिद्ध है पान के लिए। बरई मानपुर बांदा में है, पाली ललितपुर में है, जो पान के लिए प्रसिद्ध है। अब हम दूध विकास की बात करेंगे
तो देश में प्रथम नियमित दूध संघ की स्थापना लखनऊ 1938 में। राज्य में सर्वप्रथम 3 झीलों वाराणसी, मेरठ, बलिया ऑपरेशन फ्लड 1 शुरू किया गया था 1973 में। दुग्ध विकास परिषद की स्थापना हमारे यूपी में आपका 1976 में 1976 में। प्रादेशिक कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन की स्थापना 1962 में। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करें। नेक्स्ट पॉइंट की बात कर रहे हैं। प्रदेश में गोपालन को बढ़ावा देने हेतु प्रदेश में दुग्ध नीति प्रख्यापित की गई 2018 में। प्रदेश में गोपालन को बढ़ावा देने हेतु 1999 में स्थापित की गई क्या उत्तर प्रदेश गौ सेवा आयोग 1999 में की गई है। ये मतलब 2017 मत लगा दीजिएगा आप लोग। 1999 में उत्तर प्रदेश गौ सेवा आयोग। भैंस या किसी भी नस्ल की गायों में सर्वाधिक दूध उत्पादक किसके होते हैं, तो गोकुल पुरस्कार, यानी भैंस या किसी भी नस्ल की गायों के सर्वाधिक दूध उत्पादक जो होते हैं, जो उनकी सेवा करते हैं, जो उनके पास रखते हैं, उनको पुरस्कार दिया था जिसका नाम है गोकुल पुरस्कार। देसी नस्ल गायों के सर्वाधिक दुग्ध उत्पादन करते हैं, उनको नंद बाबा पुरस्कार बोलते हैं। और राज्य में प्रतिदिन व्यक्ति की दुग्ध की उपलब्धता 350 ग्राम प्रतिदिन है 2017-18 में। मतलब राज्य में जितने भी व्यक्ति हैं ना, अरे हर व्यक्ति पे दूध का प्रोडक्शन देखा जाए तो आपके यूपी में 350 ग्राम का रोज का है 2017-18 के अकॉर्डिंग। 2013 में प्रख्यापित नई कृषि नीति में कृषि विकास दर का लक्ष्य रखा गया 5.1% वार्षिक। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे हम। प्रदेश में प्रख्यापित नई कृषि नीति में राज्य में कृषि विकास दर का लक्ष्य रखा गया 5.1%। प्रदेश में जमींदारी उन्मूलन कानून 1950 लागू हुआ था 1 जुलाई 1952 से। चकबंदी योजना कब लागू हुई हमारे यूपी में, वेरी इंपॉर्टेंट। चकबंदी योजना आपके 1954 में लागू हुई है। अधिकतम जोत सीमा आरोपण अधिनियम सीलिंग कानून जिसको बोलते हैं 1960 से। एंटी भू माफिया टास्क फोर्स आपके 8 मई 2017, वेरी इंपॉर्टेंट, योगी जी के शासनादेश में। प्रत्येक माह के प्रथम और तृतीय मंगलवार को तहसील दिवस मनाया जाता है। कब से मनाया जाता है, तो 2012 से। आईटीसी कंपनी द्वारा प्रदेश के 51 जिलों में स्थापित की गई है क्या, 2000 ई चौपाल की स्थापना की गई है। राज्य में प्रदेश में राज्य कृषि उत्पादन मंडली परिषद की स्थापना 1973 में की गई है। अब देखेंगे वर्तमान में जो मंडी परिषद के हैं, मंडी परिषद के तहत प्रदेशों का कृषि विज्ञान केंद्र कितने हैं, 87 हैं। कितने हैं, 87। प्रदेश में वर्तमान में विनियमित मंडियां और उप मंडियां हैं 251 और 375। मंडी परिषद के तहत वर्तमान में प्रदेश में कार्यशील हैं 4 किसान बाजार। कितने हैं, 4 किसान बाजार। अब यहाँ से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट स्टार्ट होता है कि किसान क्रेडिट कार्ड योजना कब स्टार्ट होती, किसान क्रेडिट कार्ड योजना कब से कब स्टार्ट हुई भैया, तो यह है किसान क्रेडिट कार्ड योजना 1999 से लेकर के 2000, KCC जिसको बोलते हैं, KCC कब स्टार्ट हुआ, 1999 से 2000 के बीच में। किसान बही योजना जोतों की आकार देता है 1992। फिर है किसान मित्र योजना 2001 से। राष्ट्रीय कृषि मौसम आधारित फसल बीमा योजना 14 फरवरी 2014 से। उत्तर प्रदेश हरित क्रांति के विस्तार उपयोजना 2011 से। सेडिक लैंड रिक्लेमेशन परियोजना 3 32 जिलों में सुधार और 12 जिलों में बीहड़ सुधार। 32 जिलों में ऊषा सुधार हुआ और 12 जिलों में बीहड़ सुधार हुआ। कब, 2009 से लेकर के 2018 तक। नेक्स्ट पॉइंट, है आपका आम आदमी बीमा योजना 18 से 59 वर्ष भूमाफिया जो हैं भूमिहीन मुखिया 1 नवंबर 2018 से। कब से, 2008 से। राष्ट्रीय किसान वृद्धा पेंशन योजना 60 वर्ष से ऊपर को बीपीएल धारकों को 500 रुपये प्रति माह 2003 से दिया जाता है। आपके है ग्रामीण खाद्य बैंक योजना 2007 से।
हर्बल गार्डन योजना लुप्त हो रही है, औषधि पौधों को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया है 2002-2003 से। अब बात कर रहा है कि 2014-15 से एकीकृत बागवानी विकास मिशन योजना चल रही है 45 जिलों में। उत्तर प्रदेश खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति प्रख्यापित की गई है 2012 से। नेक्स्ट पॉइंट है, कि राज्य में आलू विकास नीति प्रख्यापित की गई 2014 में। राज्य में जैविक खेती हेतु मॉडल के रूप में चयनित जिले हैं हमीरपुर। राज्य में जैविक खेती हेतु क्लस्टर आधारित प्रोत्साहन दिया जा रहा है 58 जिलों में। जैविक उत्पादों की गुणवत्ता जांच हेतु प्रयोगशालाएं स्थापित की जा रही हैं मेरठ और वाराणसी में। 2022 तक कृषकों की आय दोगुना करने हेतु कार्यवाही की जा रही है 8 सूत्रीय रणनीति पर। कृषकों की आय दोगुनी करने की रणनीति के तहत कृषि उत्पादकता के आधार पर प्रदेश के जिलों को 3 श्रेणी में बांटा गया है। विकसित 19 जिले हैं, विकासशील 40 जिले हैं और कम विकसित 16 जिले हैं। मतलब विकास हो चुके हैं 19 जिलों का, अभी विकास चल रहा है 40 जिलों का, सबसे कम विकास है 16 जिलों का। नेक्स्ट पॉइंट है कि वर्ष 2022 तक किसानों की आय की दोगुना करने हेतु 10 नवंबर 2017 को मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में गठित किया गया किसान समृद्धि आयोग। राज्य में 65 जिलों में पंडित दीनदयाल उपाध्याय किसान समृद्धि योजना संचालित है 2017-18 से 2021-22 तक। किसानों की आय 2022 तक दोगुनी करने हेतु राज्य में पहली बार 26 अक्टूबर से 2018 तक आयोजित किया गया कृषि कुंभ। यानी कृषि कुंभ कब आयोजित किया गया है? तो 26 से 28 अक्टूबर 2018 तक। ठीक है, 2022 तक किसानों की आय को दोगुना करने का लक्ष्य रखा गया है। अब बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश किस किस चीज़ों में प्रथम स्थान पर है। तो उत्तर प्रदेश आपका कुल खाद्यान्न में प्रथम स्थान पर, आपके कुल गेहूं उत्पादन में प्रथम स्थान पर, कुल गन्ना में, चीनी में, दुग्ध में, आलू में, आम में और आंवला में, तरबूज में, खरबूज में, कुल पशुधन में, कुल भैंस में, इन सभी चीज़ों में हमारा यूपी जो है वो पहले स्थान पर आता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे हम। नेक्स्ट पॉइंट है कि कुल गोवंशीय पशुधन में द्वितीय स्थान पर है, प्रथम पे आपका है पश्चिम बंगाल। ध्यान दीजिएगा, गोवंशीय पशुधन में हमारा यूपी द्वितीय स्थान पे आता है, पहला पे है पश्चिम बंगाल। कुल चावल उत्पादन में दूसरा स्थान है, कुल बाजरा उत्पादन में दूसरा स्थान है और कुल जौ उत्पादन में आपका दूसरा स्थान है हमारे यूपी का। पहला जौ में है, पहला देखो राजस्थान है और बाजरा में भी राजस्थान है। अब नदी जल तंत्र की बात करेंगे, उसको देखते हैं, ध्यान दीजिए। तो नदी जल तंत्र और सिंचाई भूगर्भ जल संक्षिप्त की बात करें तो प्रदेश की प्रमुख नदियां कौन कौन सी हैं? तो गंगा है, यमुना है, रामगंगा है, गोमती है, घाघरा है। गंगा को जाह्नवी भागीरथी, यमुना, गंडक, शारदा, घाघरा, सरयू को देविका, वशिष्ठी और रामप्रिया कहा गया। राप्ती, बूढ़ी राप्ती, रोहिणी, रामगंगा, हिंडन, अरिज कोसी, बाणगंगा आदि ये सारी हिमालयी नदियां हैं। कौन कौन सी नदियां हैं? ये हिमालयी नदियां हैं। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें हम। नेक्स्ट पॉइंट है कि गोमती, वरुणा, सई, तमसा, आमी, ईसन, कर्मनासा ये सारी मैदानी नदियां हैं। सोन, बेतवा, केन, टोंस, चंबल, सिंध, कन्हार, बेलन, रिहन, चंद्रप्रभा, सजनम, बिरमा आदि सारी पठारी नदियां हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट।
नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे कि सरकारी तौर पर प्रदेश में 8 नदी बेसिन बांटा गया है। गंगा, यमुना, रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, राप्ती, सोन, ये सारे 8 नदी बेसिन घाटी को सरकारी तौर पर प्रदेश में 8 नदी बेसिन में बांटा गया है। उसकी बात कर रहा है कि गंगा सबसे ज़्यादा प्रदूषित होती है कहाँ पे, तो सबसे ज़्यादा गंगा कहाँ पर प्रदूषित होती है, तो कन्नौज से वाराणसी तक। कहाँ तक? कन्नौज से वाराणसी तक होती है। कन्नौज से वाराणसी तक होती है सबसे ज़्यादा गंगा प्रदूषित। गंगा रिवर बेसिन मैनेजमेंट एंड स्टडी सेंटर की स्थापना IIT कानपुर में है। उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी गंगा नदी की उत्तर प्रदेश में लंबाई 1450 किलोमीटर है। प्रदेश में गंगा नदी कितने जिलों से बहती है? 28 जिलों से। राज्य में सर्वाधिक 133 किलोमीटर गंगा का तट वाला जिला है बदायूं। सबसे ज़्यादा बाउंड्री शेयर करता है, मतलब सबसे ज़्यादा लंबी गंगा नदी निकलती है बदायूं से 133 किलोमीटर की लेंथ में। नेक्स्ट पॉइंट है कि गंगा, रामगंगा, यमुना, फिर टॉन्स, वरुणा, अस्सी, गोमती, सरयू, गंडक, कोसी, कर्मनासा, बागमती आदि है गंगा की सहायक नदी है। गंगा की सहायक नदी है। केंद्र सरकार ने गंगा को राष्ट्रीय नदी का दर्जा दिया कब? 2008 में। टोंस, गिरि, आसन, हिंडन, सिंध, चंबल, बेतवा, केन, मंदाकिनी, ये सारी यमुना नदी की सहायक नदियां हैं। राज्य की अत्यधिक प्रदूषित नदियां हैं हिंडन, यमुना, आमी। हिंडन, यमुना, आमी। प्रदेश में यमुना नदी कितने जिलों से होकर बहती है? 20 जिलों से होकर बहती है। यमुना सर्वाधिक प्रदूषित होती है दिल्ली से आगरा तक सबसे ज़्यादा प्रदूषित होती है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, रिवर फ्रंट डेवलपमेंट परियोजना चलाई जा रही है लखनऊ के गोमती नदी पर। लंदन के टेम्स की तरह गोमती नदी का चैनलाइजेशन सौंदर्यीकरण किया जा रहा है लखनऊ में। वरुणा नदी का चैनलाइजेशन तटीय विकास किया जा रहा है वाराणसी में। गोरखपुर की आमी, ललितपुर की ओडी, पीलीभीत की गोमती, अयोध्या की तमसा आदि नदियों को सृजित किया जा रहा है, मतलब पुनर्जीवित किया जा रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है कि नदियों के तटवर्ती नगर, आप देखेंगे कि गंगा नदी के तट पर कौन कौन से आपके सिटी हैं, कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट हैं। बिजनौर आपके सारे गंगा नदी पर हैं। गंगा नदी पर हस्तिनापुर, गढ़मुक्तेश्वर, अनूपशहर, नरौरा आपका बुलंदशहर में है। यह है बबराला संभल में है। कच्छल घाट, फतेहगढ़, बिल्लौर, बिठूर, कानपुर नगर, बक्सर, जलडमरू, कालांकर, उसके बाद भृंगेश्वर, प्रयागराज, सिरसा, मिर्ज़ापुर, चुनार, वाराणसी, सैदपुर, गाजीपुर, शेरपुर मतलब बलिया, ये सारे नगर आपके गंगा के तट पर स्थित हैं। पॉइंट कह रहा है कि बागपत, वृंदावन, मथुरा, आगरा, बटेश्वर, इटावा, कालपी, हमीरपुर, कौशाम्बी, प्रयागराज, ये सभी यमुना के तट पर हैं। मुरादाबाद, बरेली नगर में रामगंगा नदी तट पर है। लखनऊ, सुल्तानपुर, जौनपुर आदि नगर आपके गोमती तट पर हैं। अयोध्या नगर, अयोध्या धाम, गोला, बरहलगंज, दोहरी घाट, बरहज आदि सरयू नदी तट पर है। चूँकि गोरखपुर आपका वही राप्ती और रोहिणी नदी के संगम पर है। राप्ती और रोहिणी नदी के संगम पर हमारा गोरखपुर स्थित है। मगहर नगर स्थित है आमी नदी के तट पर। वाराणसी नगर स्थित है वरुणा और अस्सी नदियों के मध्य गंगा के बाएं तट पर। बांदा नगर स्थित है केन नदी के तट पर। हमीरपुर बेतवा और यमुना नदी के संगम पर है। चित्रकूट नगर आप ध्यान दीजिएगा पयस्विनी और मंदाकिनी के तट पर है। प्रतापगढ़ आपके सई नदी पर है। सोनभद्र नगर स्थित है सोन नदी पर।
मेरठ गाजियाबाद नगर स्थित है हिंडन नदी तट पर। कासगंज नगर स्थित है काली नदी पर, काली नदी के तट पर। नदियों का प्रवेश और उनका मिलन देखते हैं। राज्य में गंगा का प्रवेश होता है कहाँ से? बिजनौर से प्रवेश होती हैं और बलिया से निकल जाती हैं। रामगंगा नदी का प्रवेश होता है बिजनौर जिलों में। रामगंगा नदी मिलती है कन्नौज के निकट। काली गंगा नदी मिलती है कन्नौज के निकट। बूढ़ी गंगा रामगंगा में मिलती है बदायूं में। यमुना नदी प्रवेश करती हैं सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट से और निकल जाती हैं प्रयागराज में जाकर के। गंडक जो है और नदी का प्रवेश होता है महाराजगंज से कुशीनगर जिलों में, और कुशीनगर जिलों में इनका निकास होता है। प्रवेश व निकास होता है आपका महाराजगंज से और निकास होता है कुशीनगर से। शारदा का प्रवेश होता है पीलीभीत जिलों में। शारदा नदी को ही हम घाघरा बोलते हैं। शारदा नदी यानी सरयू नदी में सीतापुर के आसपास मिलती है, कहीं सीतापुर के बासरा के पास। कहाँ पे? बासरा के पास। अब कह रहा कि गंगा यमुना के मध्य प्रभावित होने वाले हिंडन नदी यमुना में मिलती है नोएडा के पास। मध्य प्रदेश से आने वाली चंबल नदी का राज्य में प्रवेश होता है आगरा जिले में। चंबल नदी यमुना में मिलती है पंचनदा यानी इटावा बॉर्डर पर। मध्य प्रदेश से आने वाली सिंध नदी का मिलन होता है पंचनदा इटावा बॉर्डर पर। मध्य प्रदेश से आने वाली बेतरवदी नदी का राज ललितपुर में। बेतवा नदी यमुना में मिलती है हमीरपुर के पास। मध्य प्रदेश से आने वाली केन नदी का राज्य में प्रवेश होता है बांदा जिले में। केन यमुना मिलती है भोजहाँ बांदा के पास। गोमती नदी निकलती है कहाँ पे? पगलैरी फुलहर या गोमती झील या पीलीभीत से निकलती है गोमती। गोमती गंगा में मिलती है कहाँ पे? कैथी के निकट गाजीपुर में। कैथी के निकट गाजीपुर में गोमती मिल जाती है गंगा से। सई नदी निकलती है भिजवान जिला हरदोई से। सई नदी गोमती मिलती है राजघाट जौनपुर में। मध्य प्रदेश से आने वाली टोंस नदी का गंगा में मिलन होता है सिरसा के पास प्रयागराज में। मध्य प्रदेश से आने वाली सोन नदी का राज्य में निकास होता है सोनभद्र जिले में। राज्य में सर्वाधिक संवेदनशील जिलों की संख्या 23 है। ध्यान दीजिए, आपके राज्य में संवेदनशील जिलों की संख्या कितनी है? 23 है। आपके राज्य में सर्वाधिक बाढ़ कुल क्षेत्रफल 73.36 लाख हेक्टेयर हैं, जो कि बाढ़ के क्षेत्र में लगभग आते हैं। सुरक्षित बनाने योग्य बाढ़ में अब तक सुरक्षित बनाया गया क्षेत्रफल है 22.98 लाख हेक्टेयर। अच्छी पहुंच, अच्छा प्रयास। केन व बेतवा नदी को लिंक कर जल के समुचित उपयोग वितरण हेतु उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बीच समझौता हुआ है 15 अगस्त 2015 को। क्या कह रहा है कि केन व बेतवा नदी के लिंक कर जल के समुचित उपयोग वितरण हेतु उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश के बीच समझौता हुआ है 15 अगस्त 2015 को। नेक्स्ट पॉइंट, प्रमुख झीलें हैं और इन झीलों के किनारे कौन कौन से नगर हैं उनकी बात करेंगे। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये भी। बात करेंगे रामगढ़ ताल या चिलुआ ताल गोरखपुर है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बखिया चाल संत कबीर नगर में। करेला इम्तियाज देखेंगे, 1 मिनट। अब करा कि बखीरा झील संत कबीर नगर, करेला लखनऊ, नवाबगंज झील नाव, बड़ा ताल गोखुर शाहजहाँपुर। उसके बाद है आपका पयाग झील बहराइच, पार्वती अर्गा गोंडा, जिरगो सिरसी जलाशय टांडी आपके मिर्ज़ापुर में, भोगे ताल बिसैथा ताल रायबरेली में। लिलौरी झील बरेली में, ठिठौरा झील फतेहपुर में, बेती आजागर नैया झील प्रतापगढ़ में, सुरहा ताल बलिया में, मोती व गौर झील रामपुर में, शुक्रताल मुजफ्फरनगर में, रामताल मेरठ में, कीमठताल आगरा में, शेखा झील राष्ट्रीय पक्षी के रूप में विकासाधीन है अलीगढ़ में, गोविंद बल्लभ पंत सागर सोनभद्र में, बलहापरा कानपुर में,
लक्ष्मी ताल झांसी में, सागर ताल बदायूं में, मदन सागर महोबा में, पुंगेली फुलहर या गोमत ताल गोमती नदी के पीलीभीत में, दहर झील बिजवान झील सई नदी के उद्गम हरदोई में, देवरिया ताल इम्पोर्टेंट है कन्नौज में, ध्यान दीजिएगा। देवरिया ताल देवरिया में नहीं है चूंकि ये कहाँ है, कन्नौज में है। गोविंद बल्लभ पंत सागर सोनभद्र में, अलवारा झील विदेशी पक्षियों का आगमन होता है कौशाम्बी, औंधी ताल वाराणसी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वाराणसी, राजा का बांध लौधी व भोजपुर ताल सुल्तानपुर, दरवन झील अयोध्या। उसके बाद है कि भीखावर सरसई नवर झील इटावा, सौंध झील मैनपुरी, दार्शनिक कुंड मिश्रित चक्र कुंड सीतापुर में, सीता कुंड भरत कुंड अयोध्या धाम, राधा कुंड श्याम कुंड गोविंद कुंड मानसी कुंड कुसुम कुंड गोवर्धन मथुरा। जहाँ पर कुंड की बात लगभग आ जाए ना, लगभग कुंड की बात की जाए, सीतापुर भरत कुंड याद रखिएगा अयोध्या धाम में है, वरना सारा गोवर्धन मथुरा में ही है, ध्यान दीजिए। नेक्स्ट पॉइंट है कि कोकिला झुंड कुंड कृष्ण कुंड कोकिला वन मथुरा, नौ झील आपके सारा मथुरा में है। प्रमुख बांध परियोजनाएं से देखते हैं, क्वेश्चन आते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये भी है। सोनभद्र जिलों में पीपरी नामक स्थान पर रिहंद नदी पर 1963 में निर्मित बहुउद्देशीय रिबंद बांध परियोजना गोविंद बल्लभ पंत सागर की ऊंचाई 91 मीटर है। ललितपुर जिले में बेतवा नदी उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश 1975 में निर्मित संयुक्त राजघाट बहुउद्देशीय बांध परियोजना की ऊंचाई 43.80 मीटर है। ललितपुर जिले में बेतवा नदी पर उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश की 1958 में निर्मित संयुक्त माता टीला बहुउद्देशीय बांध की परियोजना 35 मीटर है, ध्यान दीजिएगा। माता टीला बांध ललितपुर में है, बेतवा नदी पर 35 मीटर की ऊंचाई के साथ। नेक्स्ट पॉइंट है, सोनभद्र जिले में कन्हार नदी पर स्थित कन्हार बांध की ऊंचाई है 39.90 मीटर। मिर्ज़ापुर जिलों में जीगो नदी पर 1958 में जिरगो जलाशय बांध की ऊंचाई है 30 मीटर। बहराइच में सरयू बांध की बनाया जा रहा है सरयू नदी पर। नेक्स्ट पॉइंट है सिंचाई और पेयजल। सकल सिंचित क्षेत्र 216 लाख हेक्टेयर, कुल सिंचित क्षेत्र आपका है 143, कुल सृजन सिंचित क्षमता है 378, सिंचित क्षमता का कुल उपयोग है 297 लाख हेक्टेयर। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की कि कुल सिंचित सिंचाई में नलकूप जो सिंचाई है ना 74.9 का मतलब लगभग 75% सिंचाई नलकूप से की जाती है यूपी में। नेक्स्ट पॉइंट है कि नहर से जो सिंचाई होती है वो लगभग 15.2% होती है। कुएं से जो सिंचाई होती है केवल 8.7% होती है। तालाब, झील, पोखर इन सभी से 0.5% की आपकी सिंचाई होती है यूपी में। अन्य साधनों से होती है 0.7। नलकूप, कुआं, तालाब आदि आते हैं लघु सिंचाई साधन में। नहर, बांध आदि आते हैं मध्यम और बृहद सिंचाई के साधन में। प्रदेश में लगभग 78% की सिंचाई निजी लघु सिंचाई साधनों पर डिपेंड करती हैं। तालाबों, पोखरों आदि की सिंचाई लिए प्रयुक्त तकनीकी है जो बेड़ा और ढकैची आदि। कह रहा है कि कुओं से सिंचाई के लिए प्रयुक्त प्राचीन तकनीकी है रहट, वाशर रहट, बलदेव बाल्टी, ढैकली, चरसा, मायादास लिफ्ट आदि। प्रदेशों में तालाबों और पोखरों से सिंचाई का सर्वाधिक प्रचलन बुंदेलखंड क्षेत्र में है। प्रदेश में कुओं से सिंचाई का सर्वाधिक प्रचलन मध्यवर्ती क्षेत्र में है। सर्वाधिक कुओं से सिंचाई ना मध्यवर्ती क्षेत्र में की जाती है। अब देखो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है कि प्रदेश में नलकूपों से सिंचाई की शुरू हुई थी 1930 में मेरठ से। 1930 में मेरठ से नलकूपों से सिंचाई शुरू हुई थी। प्रदेश का सिंचाई का सबसे बड़ा साधन आपका नलकूप है। ये तो कई बार भी एग्जाम में पूछ लिया गया, बिल्कुल आप इनको दिमाग में बैठा लें। नेक्स्ट पॉइंट है प्रदेश में नलकूपों की गहनता सर्वाधिक है पश्चिम भाग में।
प्रदेश में सिंचाई हेतु पहला कार्यशाला 1823 में सहारनपुर में खोला गया था। पहला। उत्तर प्रदेश में सिंचाई विभाग की कुल नहरें हैं 75,379 किलोमीटर। प्रदेश की सबसे पुरानी नहर कौन सी है? पूर्वी यमुना नहर 1631 में शाहजहां के द्वारा बनाया गया था। पूर्वी यमुना नहर को पुनः अंग्रेजों द्वारा खुदवाया गया 1830 में। प्रदेश की सबसे बड़ी नहर प्रणाली है शारदा नहर प्रणाली, जो कि जिसका निर्माण 1928 में किया गया था। हरिद्वार से निकलने वाली ऊपरी गंगा नहर का निर्माण 1854 में। प्रदेश में नहरों का सर्वाधिक विस्तार पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। फिर आपका है कि प्रदेश में सर्वाधिक नहर सिंचित क्षेत्र है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। प्रदेश में सर्वाधिक लंबाई नहरें हैं रायबरेली में। दिल्ली के पास यमुना के दाहिने से निकलने वाली नहर है यागरा नहर। यूपी, हरियाणा, दिल्ली व राजस्थान में सिंचित होती है आगरा नहर। नेक्स्ट पॉइंट है, सहारनपुर के पास यमुना पर बना हुआ बैराज जिसे अब ताजे वाला बैराज कहते हैं हथनी कुंड। यूपी, हरियाणा, हिमाचल, दिल्ली, राजस्थान संयुक्त बैराज है हथनी कुंड बैराज। शारदा नदी से बनवासा से निकलने वाली शारदा नहर से सिंचाई होती है उत्तर प्रदेश व उत्तराखंड में। रामगंगा नदी से कालागढ़ पौड़ी से निकलने वाली रामगंगा नहर सिंचाई होती है उत्तर प्रदेश के उत्तराखंड में, उत्तर प्रदेश व उत्तराखंड। गंडक नदी से नेपाल से निकलने वाली गंडक नहर सिंचाई होती है यूपी और बिहार में। पन्ना में स्थित केन नहर परियोजना यूपी और एमपी की संयुक्त परियोजना है। कौन? पन्ना में स्थित केन नहर परियोजना। शहडोल मध्य प्रदेश में सोन नदी पर बनी बाण सागर परियोजना यूपी, एमपी, बिहार की संयुक्त प्रांत। नेक्स्ट पॉइंट है 1977। देखो, मिर्ज़ापुर प्रयागराज में सिंचाई की जाती है वाराणसी बाण सागर परियोजना से। 1977-78 से निर्माणाधीन सरयू नहर परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना घोषित किया गया 2012 में। ग्रेटर नोएडा में चलाई जा रही गंगा जल परियोजना है पेयजल हेतु। यमुना पर मथुरा में गोकुल बैराज व आगरा बैराज बनाए गए हैं पेयजल हेतु। गंगा व कानपुर में लौकुस बैराज बनाया गया है पेयजल हेतु। गोमती पर लखनऊ में गोमती बैराज बनाया गया है पेयजल और जलस्तर हेतु। राज्य में मुख्यमंत्री लघु सिंचाई परियोजना चलाई जा रही है लगभग 2020-21 से। सिंचाई व भूगर्भ जल रिचार्ज हेतु 2008-9 से चेक डैम निर्माण परियोजना बुंदेलखंड क्षेत्र। आर्टिजन वेल योजना चलाई जा रही है बुंदेलखंड क्षेत्र में। पठारी व अर्ध पठारी ब्लॉकों में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया सामूहिक नलकूप योजना चलाई जा रही है 2011-12 से। भूजल स्तर में सुधार व सिंचाई हेतु खेत तालाब योजना चलाई जा रही है बुंदेलखंड क्षेत्र में। प्रदेश में ड्रिप स्प्रिंकलर तकनीकी सिंचाई की जा रही है ज़्यादातर बुंदेलखंड क्षेत्र में। नेक्स्ट पॉइंट है भूगर्भ जल। राज्य के ग्रामीण व नगरीय क्षेत्रों में भूगर्भ जल स्तर के मापन हेतु हाइड्रोग्राफ स्टेशन बनाया गया है। वर्तमान में भूजल की दृष्टि से प्रदेश के अतिदिहित और क्रिटिकल ब्लॉक हैं 113 और 59। भूजल समस्या से ग्रसित राज्य शहर हैं 22 लगभग। अपनी भूमिगत जल क्षमता का सर्वाधिक दोहन करने वाला राज्य आपका प्रतापगढ़ है। नेक्स्ट पॉइंट है राज्य में रेन हार्वेस्टिंग व रिचार्ज नीति लागू की गई थी 2001 में। राज्य में जल प्रबंधन नियामक प्राधिकरण गठित हुआ था 2010 में। राज्य में भूजल दिवस मनाया जाता है 10 जून को। राज्य में भूजल सप्ताह मनाया जाता है 16 से 22 जुलाई के मध्य में। ऊर्जा संक्षिप्तकी के बारे में आते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद का गठन किया गया था 1959 में। उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग का गठन किया गया 1998 में। उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद का ताप विद्युत उत्पादन निगम जल उत्तर विद्युत निगम व पावर कॉरपोरेशन के रूप में बांटा गया 2000 में। ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत वितरण व वसूली फ्रेंचाइजी व्यवस्था 2006 से चालू है।
शहरी क्षेत्रों में विद्युत वितरण व वसूली हेतु फ्रेंचाइजी व्यवस्था 2010 में आगरा में। नेक्स्ट पॉइंट है कि राज्य में विद्युत उपभोक्ताओं की सुविधा तो टोल फ्री नंबर 1912 दिया गया है। उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड की कुल विद्युत अधिष्ठापित क्षमता है 5999 मेगावाट 2018-19 में। राज्य में प्रति व्यक्ति विद्युत उत्पादन है 115 किलोवाट घंटा 2019-20 के अकॉर्डिंग, जबकि राज्य में विद्युत उपभोग है 411 किलोवाट प्रति घंटा। और मिलता कितना भैया, उत्पादन कितना है 115 का और उपभोग कितना है 401 का। राज्य में पूर्ण रूपेण विद्युतकृत ग्रामों की संख्या 97,814 गांवों में पूर्ण रूप से विद्युतकृत हैं। राज्य में एकमात्र परमाणु विद्युत केंद्र है 1991-92 में नरौरा, जो बुलंदशहर में है, नरौरा बुलंदशहर में आपके 1991-92 में सबसे पहला एकमात्र परमाणु विद्युत केंद्र स्थापित है। प्रदेश में अविद्युत घरों को 2019 तक संयोजित हुए 24 घंटे बिजली सप्लाई देने हेतु राज्य के बीच, केंद्र राज्य के बीच 14 अप्रैल 2017 को जिस मसौदे पर हस्ताक्षर हुआ था उसका नाम है 24/7 पावर फॉर ऑल। 24/7 पावर फॉर ऑल। नेक्स्ट पॉइंट है ताप विद्युत। राज्य सरकार और केंद्र सरकार के राज्य संयुक्त है। राज्य में कुल विद्युत उत्पादन में सर्वाधिक योगदान तापीय विद्युत का है। हरदुआगंज अलीगढ़ में है, पनकी कानपुर में है, परीक्षा झांसी में है, अनपरा सोनभद्र में है, ओबरा सोनभद्र में है। ये जो है वो राज्य विद्युत निगम की तापीय विद्युत परियोजनाएं हैं। राज्य विद्युत निगम की उपरोक्त 5 परियोजनाओं में कुल 25 इकाइयाँ हैं जिनकी कुल अधिष्ठापित क्षमता है 5938 मेगावाट। नेक्स्ट पॉइंट है राज्य की सबसे पुरानी तापीय परियोजना जिसका 1968 में रूस के सहयोग से पुनरुद्धार हुआ, हरदुआगंज ताप विद्युत परियोजना 1942 में रूस की सहायता से। केंद्रीय कंपनी निवेली लिग्नाइट व उत्तर प्रदेश की 1980 में मेगावाट की संयुक्त तापीय परियोजना स्थापित है घाटमपुर कानपुर नगर। केंद्रीय कंपनी एनटीपीसी व उत्तर प्रदेश सरकार की 1240 मेगावाट की संयुक्त परियोजना की प्रथम इकाई चालू की जा चुकी है और दूसरी इकाई कार्य प्रगति पर है मेजा प्रयागराज। राज्य में एनटीपीसी की कुल तापीय परियोजनाएं केवल 7 हैं। राज्य में एनटीपीसी की निर्माणाधीन परियोजनाएं 3 हैं। राज्य में एनटीपीसी की गैस आधारित तापीय परियोजनाएं 3 हैं और आंवला और दादरी ये 3 हैं। अब बात करते हैं रोजा ताप विद्युत परियोजना रिलायंस ग्रुप द्वारा 1200 मेगावाट में स्थापित है शाहजहांपुर में। 12 संगम ताप विद्युत परियोजना टाटा ग्रुप के द्वारा 1980 में स्थापित है प्रयागराज में। ललितपुर ताप विद्युत परियोजना बजाज ग्रुप के द्वारा 1980 स्थापित है ललितपुर में। जल विद्युत के बारे में पढ़ते हैं। जल विद्युत ओबरा, रिहंद, ओबरा, माता टीला, शीतला, ऊपरी गंगा नहर, पूर्वी यमुना नहर, खारा आदि जल राज्य सरकार का है जल विद्युत परियोजनाएं हैं। राज्य सरकार की सभी 7 जिला जल विद्युत परियोजनाओं की अधिष्ठापित क्षमता 524.90 मेगावाट है। राज्य की सबसे बड़ी 300 मेगावाट का रिहन जल विद्युत परियोजना रिहन नदी पर स्थित है। राज्य की दूसरी सबसे बड़ी ओबरा 99 जल विद्युत परियोजना रिहन नदी पर सोनभद्र में है। माता टीला जल विद्युत परियोजना 30 मेगावाट का है बेतवा नदी ललितपुर में। उसके बाद है कि खारा जल विद्युत परियोजना आपका यमुना नहर सहारनपुर में है। शीतला जल विद्युत परियोजना स्थित है मोट झांसी में। सर्वाधिक जल विद्युत उत्पादन केंद्र स्थापित ऊपरी गंगा नहर पर। नेक्स्ट पॉइंट है भागीरथी विलंगना उत्तरा संगम उत्तराखंड में स्थापित टिहरी जल विद्युत परियोजना है। उत्तर प्रदेश उत्तराखंड व केंद्र के संयुक्त परियोजना है।